देहरादून में अग्निवीर योजना को लेकर तैयारी शुरू, युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने दी जानकारी। हरिद्वार में देवभूमि रजत उत्सव कार्यक्रम का होगा आयोजन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे प्रतिभाग। हरिद्वार में डीएम ने मनसा देवी मंदिर का किया निरीक्षण, कई व्यवस्थाओं का लिया जायजा, मनसा देवी मंदिर के कायाकल्प के दिए निर्देश। देहरादून में बृहद जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, पुलिसकर्मियों ने छात्र छात्राओं से किया संवाद। रुड़की में आस मोहम्मद हत्याकांड का खुलासा, पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार, प्रेम प्रसंग के चलते हत्या को दिया था अंजाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नैनीताल में जनपद भ्रमण और प्रवास के लिए पहुंचेंगी, जिसके लिए डीएम ललित मोहन रयाल ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी क्रम में सुव्यवस्थाओं के संबंध में जिला स्तरीय अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच में समन्वय को लेकर डीएम ललित मोहन रयाल ने जिला सभागार में बैठक की और बैठक में डीएम ने बताया कि 3 और 4 नवंबर को राष्ट्रपति का 2 दिवसीय जनपद भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है। बैठक में राष्ट्रपति के जनपद भ्रमण को सुव्यवस्थित ढंग से सफल बनाने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को दायित्व सौंपे गए और सभी को निर्देशित किया गया कि दायित्व का निर्वहन पूर्ण जिम्मेदारी के साथ करें। अधिकारियों को पहले से ही व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तो वहीं डीएम ने जल संस्थान को पानी की उच्च व्यवस्था करने, नगर पालिका को साफ सफाई, नगर में लाइटिंग आदि के साथ ही सभी आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रखने के लिए निर्देश दिए हैं और साथ ही लोक निर्माण विभाग और नेशनल हाईवे के अधिकारियों को निर्देशित किया कि राष्ट्रपति के भ्रमण के लिए तय रूट प्लान पर सड़क किनारे समस्या उत्पन्न करने वाली अनावश्यक सामग्रियां न पड़ी हों। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कार्यक्रम स्थल पर एम्बुलेंस, चिकित्सा दल और चिकित्सा संबंधी व्यवस्थाओं को पूर्व से सुदृढ़ करने के लिए निर्देशित किया। एक रूप से पहले से ही पीएचक्यू रेंज के निर्देशन में ये एक तैयारियां चल रही है और वो तैयारियां अलग अलग फेज में है। तो अभी मैंने जस्ट फोर्स का ही जायजा लिया है, तो फोर्स का ऑडिट करना, रिक्वेशन करना वो सब हो चुका है। अभी 1-2 राउंड फील्ड विजिट और हो चुका है, तो मैं भी अपने साथी अधिकारी कर्मचारीगण के साथ जाके फील्ड विजिट करूंगा और एएसएल प्रस्तावित है 2 दिन बाद, तो एएसएल में प्रतिभाग करेंगे और सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे। और इसमें देखिए हमारा जो सभी प्रशासन की विभिन्न डिपार्टमेंट्स रहता है, सो पीएचक्यू हो गया, शासन हो गया, पीएचक्यू, शासन, माननीय डीएम साहब और हम सब लोग और आईजी साहब और रेंज आईजी मैडम और कमिश्नर साहब के नेतृत्व में सबके दिशा निर्देश में हम लोग इसको सकुशल संपन्न कराना है। मेन चैलेंज थोड़ा सा ट्रैफिक का भी है और राजभवन में व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने का और सकुशल बनाने का ही रहता है। उधर सरकार की घोषणा के बाद खेल और युवा कल्याण विभाग ने अग्निवीर योजना को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश की खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि हमारी कोशिश है कि प्रदेश का युवा विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़े। ऐसे में अब युवाओं को, खासकर अग्निवीर की तैयारी करने वाले युवाओं को हम अपने स्टेडियम में तैयारी करने का मौका देंगे, जहां पर उन्हें बेहतर तरीके से भविष्य का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और यह पहल उन हजारों युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है जो सेना में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि विभाग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य का युवा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़े और सफल हो। इसी पहल के तहत में अब अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को राज्य के विभिन्न स्टेडियमों में प्रशिक्षण करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अग्निवीर के लिए होना चाह रहे हो तो स्पेसिफिकली हम अग्निवीर के लिए हम लोगों ने ये तैयारी करी है कि वैसे भी युवा हमारे स्टेडियम का उपयोग करते हैं, तो एक प्रॉपर वे में उनके लिए उनकी तैयारी, भविष्य की तैयारी के लिए उनके लिए एक स्थान निर्धारित हो, जिसकी हम लोग शुरुआत भी बहुत जल्द 1-2 दिनों में हम लोग करने जा रहे हैं, जहां पे हमारे अग्निवीर भविष्य में भर्ती होने के लिए जो तैयारी उनको करनी होती है वो विभाग के गाइडेंस में या विभाग के सहयोग के साथ में वो हमारे युवा साथी जनपदों के मुख्यालयों के स्टेडियम्स में वो उसको एक निर्धारित जो स्थान बनाया जाएगा उसमें वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। उधर उत्तराखंड राज्य के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में
प्रदेश भर में रजत उत्सव कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं हरिद्वार जिले के रोड़ी बेलवाला कुंभ मेला पार्किंग स्थल में देवभूमि रजत उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रतिभाग करेंगे। वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम की तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कार्यक्रम की तैयारियों और व्यवस्थाओं को समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड की लोक कला, संस्कृति, परंपरा, लोकगीत और नृत्य कार्यक्रम किए जाएंगे और इसके साथ ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार के लिए प्रदर्शनी स्टॉल का भी आयोजन किया जाएगा। वाला क्षेत्र में सूचना विभाग के माध्यम से एक बृहद कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है कल से, और इसमें 30 से लेकर 1 नवंबर तक 3 दिवसीय कार्यक्रम है। और इसमें आज तैयारियां देखने के लिए हम लोग आए थे। तो हमारे उत्तराखंड को बने हुए 25 साल का जो रजत जयंती महोत्सव है उसका यहाँ से आगाज होगा, और इसके पश्चात 2 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक जनपद स्तर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित प्रदर्शनी लग रही है। उसमें मुख्य कौन कौन से कार्यक्रम? देखिए, इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ हमारे उत्तराखंड की लोक संस्कृति उसको हाईलाइट करेंगे। साथ ही यहाँ पर विभिन्न विभागों के द्वारा या विभिन्न योजनाओं में जो राज्य सरकार के माध्यम से, भारत सरकार के माध्यम से जो कार्य किए गए हैं उत्तराखंड राज्य में, उसको हाईलाइट करने के लिए एग्जीबिशन भी है। और साथ ही यहाँ पर अलग अलग तरीके के बच्चों के कॉम्पिटिशन भी आयोजित किए जाएंगे। हमारे जो सम्मानित राज्य आंदोलनकारी हैं उनका सम्मान भी यहाँ पर किया जाएगा। और इसमें कई हम लोग और भी अलग अलग प्रोग्राम यहाँ पर प्लान कर रहे हैं, जिसमें रंगोली कॉम्पिटिशन है, चित्रकला है, अन्य जिससे कि लोगों की सहभागिता भी बढ़े। सर, वीआईपी कौन कौन आने वाले हैं? देखिए, इसमें मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया गया है, और उनको जैसे वो हमें समय देंगे उस हिसाब से भी इसमें प्लान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारे जनपद के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों को भी इसमें आमंत्रित किया। उधर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने मां मनसा देवी मंदिर के मार्ग के सौंदर्यीकरण के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि मां मनसा देवी का सौंदर्यीकरण पहाड़ी क्षेत्र के संरक्षण और पहाड़ी के कटाव रोकना धार्मिक दृष्टिकोण के साथ ही धार्मिक पर्यटन और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि मनसा देवी मंदिर का कायाकल्प हो, सौंदर्यीकरण कार्य मनसा देवी के दिव्य रूप के अनुरूप ही भव्य रूप से किया जाए। डीएम ने मंदिर परिसर में धार्मिक पोस्टर लगाने और व्यक्तिगत व्यक्तियों के पोस्टर हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रदान हों। उन्होंने स्वच्छता व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निरीक्षण से पूर्व काशीपुरा कॉलोनी, बाजार और रापवे के आसपास के विभिन्न क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। पैदल मार्ग में अभी प्रोटेक्शन वॉल का काम चल रहा है, और उसमें सिंचाई विभाग कार्यदायी संस्था है जिसको अभी रिसेंटली शुरू किया गया है। इस कार्य का निरीक्षण किया गया, और आने वाले जो बड़ी हमारे जो पर्व हैं, कार्तिक पूर्णिमा और अन्य जो भी भीड़ जब ज्यादा हो रही है, तो उसे क्रम में कैसे कार्य करना है ताकि लोगों को भी समस्या न है, तो उसके बारे में डायरेक्शन दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त मनसा देवी मंदिर में भी जो सौंदर्यीकरण के काम चल रहे हैं उसका भी निरीक्षण किया गया, और साथ ही वहाँ पर पुलिस चौकी की जो स्थापना की गई है उसको भी देखा गया है। वहाँ पर एक हॉस्पिटल के लिए बेड भी लगा दिया गया है, जहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर आदि की व्यवस्था कर दी गई है। और इसके अतिरिक्त जो आने वाला कार्तिक पूर्णिमा स्नान है उसमें सभी जो मंदिर में जो व्यवस्था देख रहे हैं, और साथ ही जो पुलिस के वहाँ पर ऑफिसर्स थे उनके साथ भी कर सकते हैं। उधर पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड के निर्देशों के अनुपालन में और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर दून पुलिस ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में रन फॉर यूनिटी के अंतर्गत बृहद जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया। दरअसल आपको बता दें कि कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना था। नगर और देहात क्षेत्रों में स्थित स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थानों, छात्रावासों और सार्वजनिक स्थानों पर पुलिसकर्मियों ने छात्र छात्राओं और आम जनता से संवाद किया, तो वहीं छात्र छात्राओं और आमजनों को हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देते हुए उनके कार्यों से अवगत भी कराया गया। साथ ही बता दें कि कार्यक्रम के दौरान शैक्षणिक संवाद और प्रश्नोत्तरी सत्र आयोजित किए गए। छात्र छात्राओं ने साइबर अपराध, महिला सुरक्षा, ऑनलाइन ठगी और सोशल मीडिया सुरक्षा से संबंधित कई प्रश्न पूछे, जिनका पुलिस ने समुचित उत्तर देकर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया। साथ ही विद्यार्थियों को पुलिस पोर्टलों की विभिन्न डिजिटल सेवाओं के बारे में भी विस्तार से बताया गया।
जागरूकता अभियान का एक मुख्य हिस्सा नशा मुक्ति पर केंद्रित रहा। छात्र छात्राओं और आमजन को नशे के गंभीर दुष्प्रभावों से अवगत कराया गया और उन्हें नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान पुलिस और विद्यार्थियों ने मिलकर रैली भी निकाली, जिसके माध्यम से आसपास के लोगों को भी नशे के प्रति जागरूक करते हुए एक नशा मुक्त समाज की स्थापना में योगदान देने का आह्वान किया। और इस बीच बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है, जहां पर 2 नवंबर को उत्तराखंड पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बड़ी खबर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे से जुड़ी हुई है, अब तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देहरादून में 3 नवंबर को विधानसभा के विशेष सत्र को करेंगी संबोधित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर। विशेष सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने की बैठक। सुरक्षा व्यवस्था, अतिथियों के स्वागत, प्रोटोकॉल और तकनीकी व्यवस्था को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। तो वहीं अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। बड़ी खबर 2 नवंबर को उत्तराखंड पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी विभाग पूरी सजगता और समन्वय के साथ कार्य करें, सभी तैयारियां जल्द पूरी करें, व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखें, सुंदरता और स्वच्छता के दृष्टिकोण से सजाया जाए विधानसभा परिसर। विशेष सत्र में राज्य की विकास यात्रा पर चर्चा होगी। आगामी 25 वर्षों के उत्तराखंड @50 विजन पर विचार विमर्श होगा। हर सेक्टर पर विधानसभा सदस्य पटल पर रखेंगे अपनी बात। राष्ट्रपति का विशेष सत्र को संबोधित करना हमारे लिए गौरवान्वित पल। 2 नवंबर को उत्तराखंड पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सभी जानते हैं कि हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय पहुंचने वाले हैं 3 तारीख को विधानसभा सत्र को एड्रेस करने के लिए, और हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण मौका है। 25 साल उत्तराखंड को हो रहे हैं, 25 साल हमने तय किए हैं, विकास की यात्रा तय की है, और मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि आदरणीय हमारी राष्ट्रपति महोदय उस दिन हमारे साथ होंगे विधानसभा में और हमको सबको एड्रेस करेंगे। देखिए, ऐसा है कि विशेष सत्र है और इसमें 25 साल की हमारी जो विकास यात्रा उत्तराखंड की रही है उस पर चर्चा होगी। हर सेक्टर पे, चाहे वो कृषि हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इस पर हमारे जो माननीय सदस्यगण हैं वो अपनी अपनी बात पटल पे रखेंगे, सदन में रखेंगे, और आगे 25 साल हमें किस तरह के चीजों को करना चाहिए, किस तरह की योजनाओं को लाना चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए कि जब 2047 में भारत एक विकसित देश की तरह, एक डेवलप्ड नेशन की तरह उभर के आए, तो तब हमारी क्या स्थिति रहेगी, हम उस विकास में, भारत के विकास में हमारी क्या भागीदारी रहेगी, इस पर भी अच्छी चर्चा होने की संभावना है। जी बिल्कुल, हमारे गवर्नर साहब तो रहते ही हैं, राष्ट्रपति रहेंगे। इसके अलावा हम चाहेंगे कि हमारे एक्स CMs, हमारे एक्स स्पीकर्स, सांसदगण जो हैं वो इस सत्र में आए और इस सत्र को देखें। कितनी देर उनका जो अभी कार्यक्रम आया है, उनका है कि वो 11 बजे से 12 बजे 1 घंटा उन्होंने हमारे सदन को दिया है, और उस 1 घंटा में वो अपना अभिभाषण हमको देंगे। बहुत चेंज है। मैं अपने बचपन को अगर याद करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर केवल बात करें कि किस तरह की सड़कें होती थी, पानी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र देहरादून से समस्त जनपदों के साथ उत्तराखंड में भूकंप और भूकंप जनित आपदाओं के प्रबंधन के लिए राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल को लेकर वर्चुअल बैठक की गई। बैठक में टिहरी से डीएम के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी अवधेश कुमार सिंह ने संबंधित अधिकारियों के साथ वर्चुअल प्रतिभाग किया। बैठक में मॉक ड्रिल का उद्देश्य उत्तराखंड में भूकंप और भूकंप जनित आपदाओं के दृष्टिगत संवेदनशील संरचना और क्षेत्रों की जानकारी दी। बताया गया कि 15 नवंबर को उत्तराखंड के समस्त जनपदों में राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आयोजित किया जाएगा। 20 नवंबर को
USDMA को रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा और इसके साथ ही आपदा प्रबंधन में सभी रेखीय विभागों और केंद्रीय एजेंसियों की महत्वपूर्ण भूमिका, घटना प्रतिक्रिया प्रणाली की उपयोगिता और महत्व, त्वरित प्रतिक्रिया दल की भूमिका, आपदा बचाव के लिए जन जागरूकता और भूदेव ऐप डाउनलोड के लिए प्रचार प्रसार, जन सूचना और अफवाहों के नियंत्रण के लिए उचित कार्रवाई, भूकंप राहत और बचाव व्यवस्था प्रबंधन तंत्र और क्रियान्वयन के बारे में विस्तार से बताते हुए आवश्यक निर्देश दिए। सरोवर नगरी नैनीताल में नवनियुक्त एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने नैनीताल जनपद की कमान संभालने से पहले मां नैना देवी मंदिर के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। बता दें कि डॉक्टर मंजुनाथ टीसी 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अब तक के अपने करियर में उन्होंने सीओ रुद्रपुर ऋषिकेश और एएसपी ऊधम सिंह नगर, एसपी देहरादून, एसपी क्राइम एंड ट्रैफिक हरिद्वार, सेनानायक IRB द्वितीय, सेनानायक 40वीं वाहिनी PSC हरिद्वार और एसपी कुंभ और एसएसपी अल्मोड़ा, एसएसपी ऊधम सिंह नगर और एसपी अधिसूचना मुख्यालय और पूर्व में रेलवेज में बतौर कप्तान जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है और दिल्ली हॉस्पिटल में भी चिकित्सक के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उधर नगर पालिका परिषद मसूरी ने शहर के शौचालयों को अति औद्योगिक बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन उसके बाद भी शहर के शौचालयों की दशा सुधारने का नाम नहीं ले रही है। कई शौचालयों पर अभी भी निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद भी ताले लटके हुए हैं, जिससे आम लोगों के साथ ही पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जो है कई शौचालय पानी, बिजली और कनेक्शन न होने से गंदे पड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक नगर पालिका का ध्यान नहीं गया है। और इंदिरा भवन स्थित शौचालय लगभग 2 माह पूर्व बनकर तैयार हो गया था, लेकिन अब तक इसे आम लोगों के लिए नहीं खोला गया है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है। और इस संबंध में स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासन को भी अवगत कराया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। क्षेत्रीय सभासद सचिन गुहेर से जब इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अधिकारियों को इस संबंध में अवगत कराया गया है और शीघ्र ही इसे खोल दिया जाएगा। उन्होंने हमारे चैनल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समय समय पर शहर की छोटी बड़ी समस्याओं को उजागर कर उसका समाधान किया जाता है। के तहत वो बाथरूम बने थे, आधुनिक बाथरूम बनाए गए हैं, तो इसलिए उसमें थोड़ा टाइम भी लगा। और दूसरी बात, आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से भी मुझे पता चला है कि उसमें अभी वो बंद है, तो कल उसको खुलवा दिया जाएगा। और जब मेरा मामला ये संज्ञान में आया तो मैंने इसमें अधिकारियों को भी बता दिया गया है कि वहाँ पे ऐसा मामला है और बाथरूम खुला नहीं है, तो कल उसकी हम ओपनिंग करा देंगे और उसे खोल देंगे। देखिए, अभी हमने जो स्रोत था वहाँ पानी पीने के लिए, वो अभी नहीं है, तो हमारे प्याऊ जो लगेंगे वहाँ पे हम प्याऊ की व्यवस्था भी कर देंगे और जिससे लोगों को, राहगीरों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो रखरखाव करेगा उसके रहने की क्या व्यवस्था की जाएगी? देखिए, इसलिए आपने देखा होगा कि बाथरूम के बगल में हमने छोटे छोटे उनके बैठने के लिए, जैसे बारिश से, तूफान से, सर्दी गर्मी से वो बच सके और बाथरूम की जो है व्यवस्था ठीक से सुचारू रहे और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए इसलिए हमने उसकी व्यवस्था की गई है कि जिससे लोग वहां बैठ सकें और किसी भी तरह की कोई भी अड़चन ना आए। और एट द टाइम अगर गंदगी भी होती है तो कर्मचारी वहां पे रहेगा जो उसको तुरंत नीट एंड क्लीन करेगा, जिससे मसूरी का नाम सही रहे। मैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और आप जैसे पत्रकार मिलना बहुत मुश्किल है कि आप ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो जन से और जनता से जुड़े होते हैं और बिल्कुल निम्न स्तर से जुड़े मुद्दे होते हैं। और मैं देखा है कि ऐसे पत्रकार बहुत कम बचे हैं जो धरातल की बात करते हैं। उधर ऋषिकेश के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों ने आज ऋषिकेश कोतवाली का भ्रमण किया और इस दौरान बच्चों ने पुलिस की कई कार्यप्रणाली को गहराई से समझा है और पुलिस ने भी बच्चों की जिज्ञासाओं को शांत करते हुए उनके हर सवाल का जवाब दिया। पुलिस ने बच्चों को बताया कि शहर में किस प्रकार से क्राइम होने पर सर्वप्रथम तहरीर लेकर FIR दर्ज की जाती है और इसके बाद प्रक्रिया को भी पुलिस ने बच्चों को समझाया। और कोतवाली में सुनवाई के लिए बैठने वाले डे अफसर के बारे में भी बताया। किसी भी प्रकार के क्राइम के होने पर पुलिस ने 112 नंबर पर कॉल करने की भी जानकारी दी। बच्चों ने बताया कि पुलिस की कार्यप्रणाली को समझकर उन्हें काफी अच्छा महसूस हो रहा है। और कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया कि पुलिस मुख्यालय की ओर से बच्चों को कोतवाली का निरीक्षण कर
पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में समझाने के निर्देश मिले थे और इसी क्रम में बच्चों को कोतवाली का भ्रमण कराया गया है। उधर 7 मांगों को लेकर गढ़वाल में कमर्शियल वाहनों के हुए चक्का जाम के दौरान पर्वतीय मार्गों पर उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों ने यात्रियों को राहत दी। परिवहन निगम की ओर से उत्तरकाशी, टिहरी, चंबा, श्रीनगर, चमोली, कर्णप्रयाग, गुप्तकाशी, गोपेश्वर, घनसाली आदि शहरों के लिए अतिरिक्त बसों का संचालन किया गया। नियमित रूप से परिवहन निगम की 4 बसें गुप्तकाशी, गोपेश्वर, घनसाली और उत्तरकाशी के लिए भेजी जाती हैं। आज इनके अलावा निगम की 10 बसें अतिरिक्त रूप से इन मार्गों पर यात्रियों को लेकर रवाना हुई। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए परिवहन निगम ने और बसें भी पर्याप्त पर्वतीय मार्ग पर भेजने की जानकारी दी है। ऋषिकेश डिपो के एजीएम नरेंद्र गौतम ने बताया कि पर्वतीय मार्गों पर कमर्शियल वाहनों के चक्का जाम को देखते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम ने पहले से ही यात्रियों को राहत देने के लिए बसों का इंतजाम किया था। आज जैसे जैसे यात्रियों की संख्या बस अड्डे पर बढ़ती रही, वैसे वैसे निगम पर्वतीय मार्गों पर बसों में यात्रियों को गंतव्य की ओर भेजता रहा। वाहनों के चक्का जाम की स्थिति को देखते हुए ऋषिकेश डिपो की ओर से अतिरिक्त बसों का संचालन सभी पर्वतीय मार्गों पर, जैसे उत्तरकाशी है, श्रीनगर है, चंबा है और कर्णप्रयाग है, बद्रीनाथ है, सभी रूटों पर हमने इसका संचालन किया। हमारे यहाँ से निर्धारित 4 बसें ऋषिकेश डिपो की ओर से संचालित होती हैं, एक गुप्तकाशी, एक गोपेश्वर, एक घनसाली और एक उत्तरकाशी। उनके अतिरिक्त हमने 10 बसें अतिरिक्त भेजी हैं, जिसमें श्रीनगर, कर्णप्रयाग और उत्तरकाशी और चंबा और रुद्रप्रयाग संचालित किए हैं। अभी भी यात्री हैं, हम उनके लिए अतिरिक्त और व्यवस्था कर रहे हैं। उधर रुड़की में हुए आस मोहम्मद हत्याकांड पुलिस ने खुलासा कर दिया है। प्रेम प्रसंग के चलते इस सनसनीखेज हत्या को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका भाई अभी भी फरार बताया जा रहा है। आपको बता दें कि रुड़की के रामपुर गांव में 18 वर्षीय आस मोहम्मद की निर्मम हत्या ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया था। आस मोहम्मद 26 अक्टूबर की शाम अचानक लापता हुआ और अगले दिन उसका शव गन्ने के खेत में संदिग्ध हालत में मिला था। और शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला कि आशु को इंस्टाग्राम के जरिए एक युवक ने मिलने के लिए बुलाया था। उसी युवक का जो है इंतजार को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस पूछताछ में आरोपी ने ऐसा खुलासा किया है कि जिसने इस केस को प्रेम त्रिकोण की हत्या में बदल दिया है। दरअसल इंतजार की सगाई जिस लड़की से हुई थी, उसी लड़की के आज से प्रेम संबंध होने का शक था। इसी शक ने इंतजार को खून तक पहुंचा दिया। कोतवाली गंगनहर में घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि आरोपी ने पहले आस को इंस्टाग्राम का मैसेज कर जो है रात में शिव मंदिर के पास मिलने बुलाया। दोनों ने पहले बैठकर जो है नशा किया। नशा चढ़ने के बाद प्यार, धोखा और रिश्ते की बातें शुरू हुई, लेकिन तभी बातचीत विवाद में बदल गई। फिर हाथापाई शुरू हुई। इंतजार ने अपने पास रखा चाकू निकालकर वार कर दिया। इतना ही नहीं, उसने अपने भाई को मौके पर बुलाया और दोनों ने मिलकर आस का गला दबाकर हत्या कर दी। गंगनहर थाना क्षेत्र में रामपुर के पास अभी 2 दिन पूर्व एक युवक जिसका नाम आस मोहम्मद था, उसकी हत्या करके उसकी डेड बॉडी गन्ने के खेत में मिली थी। पुलिस के द्वारा तत्काल मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तत्काल संज्ञान में लिया गया। मृतक के पिता के द्वारा इसमें अभियोग पंजीकृत हत्या पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। तत्काल पुलिस ने सभी टीमों को लगाते हुए इस हत्या के पीछे के कारणों को पहचानने के लिए उसकी विवेचना प्रारंभ की थी। पुलिस के द्वारा इसमें जो हमारे पास जो शुरुआती जो साक्ष्य है उसको ध्यान में रखते हुए ये बात ध्यान में आई थी कि ये जो आस मोहम्मद है, ये एक लड़की के साथ इसका एक अफेयर चल रहा था। उस लड़की का एक अन्य युवक जिसका नाम इंतजार है, अस्तक उर्फ इंतजार, उसके साथ उसकी मंगनी संपन्न हो गई थी। उसको लेके इनके बीच में आपस में कुछ गतिरोध चल रहा था, जिसको लेके हत्यारोपी इंतजार द्वारा इसको अपने पास इंस्टाग्राम के माध्यम से बुलाया गया था। शाम के समय इनके द्वारा आपस में मारपीट की घटना भी संज्ञान में आई है, जिसमें हत्यारोपी
अस्तक द्वारा मृतक को गला रेत के इसकी हत्या कर दी गई थी। इसमें इसका जो भाई है हत्यारोपी का, उसके द्वारा भी इसका साथ दिया गया है हत्यारोपी का। इसको भी तत्काल पुलिस उसकी अरेस्टिंग के लिए लगी है, शीघ्र उसकी भी अरेस्टिंग कर ली जाएगी। अभी जो इंतजार है, जो अभियुक्त है उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। आवश्यक जो वैधानिक कार्रवाइयां वो की जा रही है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। इसमें जो लड़की है उसकी से भी अभी पूछताछ की जाने शेष है, उससे भी बात की जाएगी और इसमें कोई भी अभियुक्त बचेगा नहीं। जो भी इसमें सम्मिलित है उनको तत्काल उनके खिलाफ जो भी साक्ष्य पुलिस के समक्ष आएंगे उनको संज्ञान में रखते हुए वैधानिक जो कार्रवाई है वो पूर्ण कर ली जाएगी। जो हत्यारोपी है इंतजार, उसका भाई एक अन्य आरोपी है जिसकी पुलिस अभी तलाश कर रही है, शीघ्र उसको भी अरेस्ट कर ली जाएगी। और अन्य पहलुओं में भी कोई और भी इसमें सम्मिलित है तो उस पर भी साक्ष्य संकलन अभी हमारा चल रहा है। मुझे उम्मीद है अगर और भी इसमें कोई मिलेगा शीघ्र उसकी भी अरेस्टिंग की जाएगी। अभी इसमें पूछताछ की जानी शेष है, उनसे भी पूछताछ की जानी है। उधर रुद्रप्रयाग जनपद की ग्राम सभा जौंदला के पाली तोक में 55 वर्षीय मनवर सिंह बिष्ट पर गुलदार ने हमला किया, जिससे उनकी मौत हो गई। दर्दनाक घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत और आक्रोश व्याप्त है। जानकारी के अनुसार झाड़ियों में छिपे गुलदार ने अचानक मनवर सिंह पर हमला कर दिया और ग्रामीणों ने शोर मचाकर गुलदार को भगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक मनवर सिंह गंभीर रूप से घायल हो चुके थे और उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से कहा कि गुलदार को शूट करने की अनुमति के लिए आवश्यक प्रक्रिया तुरंत शुरू करें, गश्त व्यवस्था को मजबूत किया जाए, स्कूलों के आसपास वन कर्मियों की तैनाती की जाए और गांव के आसपास की झाड़ियों को साफ कराया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक गुलदार को शूट करने की अनुमति नहीं दी जाती वे शव को नहीं उठाने देंगे। और साथ ही ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र में लंबे समय से गुलदार की गतिविधियां बढ़ रही हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।